हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं फिर से प्रीलिम 2024 के लिए डेली की जूनियर सिख 2024 के लिए। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे कितने कथन सही है ये ढूंढना है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एक ऐसी तकनीक है जो किसी टैग की गई वस्तु को निष्क्रिय रूप से पहचानने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। ठीक है, तो पहला कथन तो सही है। अगर भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत की इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह कार्यक्रम बनाया है, तो होगा राष्ट्रीय भारतीय भुगतान निगम NCPI NPCI होगा। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे रिजर्व बैंक नहीं होगा, तो ये गलत है। तो केवल एक सही ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एक ऐसी तकनीक है जो किसी टैग की गई वस्तु को निष्क्रिय रूप से पहचानने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। सिस्टम के दो बुनियादी हिस्से हैं जिनमें टैग व रीडर शामिल है, अतः कथन पहला सही है। अगर रीडर रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता है तथा RFID टैग से पुनः सिग्नल प्राप्त करता है, जबकि टैग अपनी पहचान एवं अन्य जानकारी संप्रेषित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। करा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने भारत की इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह NETC कार्यक्रम बनाया है, अतः कथन दूसरा सही नहीं है। थोड़ा और है कि यह कार्यक्रम एक राष्ट्रव्यापी अंतर संचालनीय टोल भुगतान समाधान प्रदान करता है जिसमें निपटान और विवाद समाधान के लिए क्लियरिंग हाउस सेवाएं शामिल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस POPS B नियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है ये बताना है। तो आइए देखते हैं। यह B नियमन रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण कर लोगों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से जुड़ना आसान बनाता है, तो ये पहला सही है। लोगों को NPS से जोड़ने में मदद करने के लिए केवल बैंक ही पॉइंट ऑफ परचेंस के रूप में कार्य कर सकते हैं, तो ये गलत है। रजिस्ट्रीकरण के लिए पूर्व में विभिन्न आवश्यकताओं के विपरीत लोग अब केवल एक NPS रजिस्ट्रीकरण और एक ही शाखा के साथ व्यापक डिजिटल सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं, ये तीसरा सही है। तो केवल दो सही है, ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ प्रेजेंस विनियम 2023 पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने पॉइंट ऑफ प्रेजेंस विनियम 2023 को अधिसूचित किया है। यह विनियमन पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाकर लोगों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल होना सरल बनाता था, कथन पहला सही है। लोगों को NPS में शामिल होने की मदद करने के लिए बैंक और गैर बैंक पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के रूप में काम कर सकते हैं, इस कारण से क्या है, गलत है। तो आइए देखते हैं आगे। रजिस्ट्रीकरण के लिए पूर्व में विभिन्न आवश्यकताओं के विपरीत लोग अब केवल एक NPS रजिस्ट्रीकरण और एक ही शाखा के साथ व्यापक डिजिटल सुविधाओं का उपयोग कर सकते थे, कथन तीसरा सही है। तो देखते हैं आगे क्या है। जल्लीकट्टू के बारे में निम्नलिखित में से कितने कथन सही है। ठीक है, सही उत्तर चुनना है। करैया सांडों को बस में करने का एक खेल है जो तमिलनाडु में पोंगल के उत्सव के एक भाग के रूप में प्रचलित है, तो पहला तो सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पशु क्रूरता के आधार पर इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया था। ठीक है, बट अब ये फिर से चालू है। ठीक है, इसका उल्लेख प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में मिलता है, तो ये सही है। दूसरा गलत है, केवल दो सही होना चाहिए, B करेक्ट है। चलिए आगे यहाँ देखते हैं। जल्लीकट्टू सांडों को वश में करने का पारंपरिक खेल है जिसमें प्रतिभागी सांड के कुंवर को पकड़कर उस पर लटकने का प्रयास करते हैं जबकि सांड भागने की कोशिश करता है। यह तमिलनाडु में जनवरी के दूसरे सप्ताह में फसल उत्सव पोंगल के दौरान मनाया जाता था, कथन एक सही है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और अन्य पशु अधिकार समूहों की एक याचिका के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पशु क्रूरता के आधार पर 2014 में जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। हालांकि 2017 में तमिलनाडु सरकार ने जल्लीकट्टू को अनुमति देने के लिए एक अध्यादेश पारित किया जिसे बाद में 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था, कथन दूसरा सही
नहीं है। करजल्लीकट्टू का संदर्भ तमिल साहित्य के 5 महान महाकाव्यों में से एक शिल्पाधिकारम में वर्णित है, जो संगम काल में लिखा गया था, यानी 300 ईसा पूर्व में। ऐसा कथन तीसरा सही है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। कर निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आमतौर पर पश्चिमी विक्षोभ से संबंध नहीं है? तो हिमालय में बृहत स्तर पर हिमपात होता है यदि पश्चिमी विक्षोभ होता है तो ये सही है। मैदानी इलाकों में बारिश और आंधी होता है, ये भी सही है। समग्र उत्तर भारत में विशेषकर रात के तापमान में तेजी से गिरावट होता है, ये भी पश्चिमी विक्षोभ का कारण है। बट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। करा पश्चिमी विक्षोभ अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय बहिरुष्णकटिबंधीय तूफान है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अचानक शीतकालीन वृष्टि तथा हिमपात लाते हैं। ये पश्चिमी पवनों द्वारा संचरित होते हैं और उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनाते हैं, अतः विकल्प भी सही है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 भ्रष्टाचार के लिए लोक सेवकों पर जुर्माने का प्रावधान करता है, किंतु इसका संबंध भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों से नहीं है। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों से भी है, इस कारण से ये गलत है। करा कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत रिश्वतखोरी तथा धोखाधड़ी जैसे मामलों का प्रावधान किया जाता है, तो ये 2013 के तहत किया जाता है। बट इसमें आगे है जिसमें आपराधिक विश्वासघात तथा छल से संबंधित अपराध भी शामिल है, तो ये किसी और अधिनियम की बात है, 1960 का कोई अधिनियम। तो दो को यहाँ मिला दिया, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो दोनों कितने सही नहीं है ये ढूंढना है, इसलिए दोनों सही नहीं है। ठीक है, आइए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। करा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में लोक सेवकों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार और साथ ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में शामिल लोगों के लिए भी दंड का प्रावधान है, अतः कथन एक सही नहीं है। ठीक है, करार कंपनी अधिनियम 2013 कॉर्पोरेट प्रशासन और कॉर्पोरेट क्षेत्र में भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ी की रोकथाम में सहायता प्रदान करता है। करार धोखाधड़ी शब्द की एक व्यापक परिभाषा है, इसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत डांडिक अपराध माना गया है। ठीक है, अतः कथन दो सही नहीं है। ठीक है, 1960 बोले थे क्या, यहाँ 1860 है ना। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत रिश्वतखोरी तथा धोखाधड़ी जैसे मामलों का प्रावधान किया जाता है, जिसमें आपराधिक विश्वासघात तथा छल से संबंधित अपराध भी शामिल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया,